हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल में। और ये इसका पार्ट 2 है। हम लोग अगेन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पर। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो 12th क्लास में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रोग को लेकर के हैं, जिसमें हमने आपके सामने 3, 3, 6, 3, 9, 10 अरे 10 प्लस रोग लिखे हुए हैं। और इन रोगों में से यकीन करिए कि आप कम से कम पेपर में 2 रोग जरूर देखने को पाएंगे। तो कम से कम आप यहाँ से 3 या 4 नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बहुत कुछ इसमें मटेरियल नहीं लिखना है, बस कुछ बेसिक हेडिंग है, उनके ऑर्डर को कभी चेंज नहीं करना है। फिर आपको बताते हैं क्या क्या लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि आपने इन सभी रोगों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो हम इनके बस जो रोग के सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कृमि हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, किसकी वजह से कौन सा रोग होता है, किसकी वजह से क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसकी रोकथाम के क्या उपचार हैं अपने पास, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना जो पहला रोग है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। ये किसी ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, कोई भी कहीं पर हमने लिख दिया है ताकि हम आपको आसानी से ये चीज बता सकें कि आप भी समझें कि कौन सी बीमारी किससे होती है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला रोग है अपना इन्फ्लुएंजा। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि किसी भी बीमारी में हम कितनी हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी रोग की हेडिंग डाल दीजिए इन्फ्लुएंजा। फिर आप इसमें ये लिखेंगे कि ये रोग किसकी वजह से होता है। सबसे पहला तो सवाल यही है, क्योंकि मे बी ये सवाल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, कृमि से होता है। तो सबसे पहले तुम्हें हर रोग के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रोग होता कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीव से है। तो आपको हम यहाँ पर चलो एक बार बता भी देते हैं। इन्फ्लुएंजा है, चिकनगुनिया है, रेबीज है। ये तीनों के तीनों बीमारियां होती हैं वायरस से। किससे होती है? वायरस से। और इन सभी वायरसों के अपने पार्टिकुलर नाम भी हैं, हम उन नाम पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु का नाम क्या अभी बात कर लेंगे। नेक्स्ट है स्कैरिएसिस और फाइलेरियसिस। ये दोनों के दोनों क्रम से होने वाले रोग हैं। तुमने अगर कभी संघों के बारे में पढ़ा हो, फाइलम के बारे में पढ़ा हो, तो एक संघ पढ़ाया जाता है हेलिमेंथ या हेलिमेंथीज करके बोल देते हैं। उसमें कुछ नाम भी सुने होंगे तुमने, निमेटोडा। क्या नाम सुना होगा? निमेटोडा। निमेटोडा की वजह से कौन से रोग देखने को मिलते हैं? स्कैरिएसिस और फाइलेरियसिस। नेक्स्ट रोग है सिफिलिस। सिफिलिस का तुमने शायद नाम उपदंश भी सुना होगा। ये एसटीडी रोग है। एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो बाइसेक्स फैलते हैं उनको हम एसटीडी रोग बोलते हैं। और उनका एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है सिफिलिस। और भी है, हम ये नहीं कह रहे केवल एक ही है। सिफिलिस है, सुजाक है जिसको तुम गोनोरिया के नाम से जानते हो, एड्स है, हर्पीज है, मस्से हैं। ये सब बीमारियां एसटीडी वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस भी जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला है निमोनिया, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला दाद, ये कवक से होने वाला रोग है। लास्ट क्षय रोग, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें हमने प्रोटोजोआ से होने वाला कोई भी बीमारी नहीं लिखा है। जिसमें आते हैं जैसे अमेबी पेचिस सुन रखा होगा तुमने, मलेरिया सुन रखा होगा। आपको अगर ये समझ लो कि मलेरिया तो एकदम टॉप क्लास बीमारी, फिर हमने क्यों नहीं लिखा है? एक्चुअल में पिछले सत्र में उन्नाव के बोर्ड एग्जाम में मलेरिया के बारे में पूछा गया था, तो हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना। और ज्यादातर अभी चैनल पर सब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे, तो हमने ज्यादातर फोकस उन्नाव के लिए ही कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो सबसे पहला अपना जो रोग है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। ये एक प्रकार का जुखाम है। कैसा है? एक प्रकार का जुखाम है, पर ये कह सकते हैं एक सुपर लेवल का जुखाम है। मतलब नॉर्मल जुखाम में नॉर्मल आपको नाक वगैरह बहती है, पर ये जुखाम इस लेवल का है कि इसमें नाक कंटिन्यूसली बहती ही रहती है, मतलब पानी निकलता ही रहता है। तो सोच के देखो इसमें नाक में कितनी दिक्कत आ जाएगी, सूजन भी आ जाएगी, नाक में कड़ापन आ जाएगा, और भी अनेक अनेक व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब आपको हर हेडिंग में कितनी हेडिंग मेंशन करनी, ये चीज समझनी है आपको, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। किसी भी बीमारी में सबसे जो पहली हेडिंग हम मेंशन करेंगे उसे बोलेंगे संक्रमण, जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन, ठीक है ना। संक्रमण के बाद हम लोग बात करेंगे लक्षण पर। किस पर बात करेंगे? लक्षण पर। और लक्षण के बाद हम लोग बात करेंगे रोकथाम एवं उपचार पर। और इतनी ही हेडिंग हम हर बीमारी में डालने वाले हैं, ठीक है ना। एक आधी हेडिंग किसी में ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बीमारियों के हम टेस्ट लेते हैं, मतलब उनका जांच कैसे करते हैं, तो वो जांच भी मेंशन करेंगे। जैसे टाइफाइड के तुमने सुन भी रखी होगी विडाल,
है ना। और चिकनगुनिया की मैं भी सुनी रखी होगी शायद, एलिसा परीक्षण वगैरह करके, है ना, या पीसीआर टेस्ट सुन रखा होगा। तो हम इनकी बात करेंगे जब ये खास बीमारी आएंगी तब, क्योंकि सभी में टेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा, तो ये वायरस से होने वाला जुकाम है, या कह लें सुपर लेवल का जुकाम है। जो वायरस है उसका नाम क्या है, आर्थोमिक्सो। जितनी नाम बताते चले उनको हाईलाइट करते रहना, या फिर आपको पढ़ लिया होगा तो रिवीजन कर लीजिए हमारे साथ में। थोड़ा फास्ट क्लास को चलाते हैं ताकि दिक्कत ना करे। इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाला जुकाम है। इस वायरस का नाम है आर्थोमिक्सो वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करें अगर इसके संक्रमण की, तो इसका संक्रमण कैसे हुआ, मतलब ये फैला कैसे, इन्फेक्शन कैसे हुआ। तो इसका इन्फेक्शन होता है जब हम, अगर आपने कोरोना का सीजन तो सबने देखा ही भली भांति से, सबने लाइव उसका टेस्ट किया हुआ है, देखते हैं सब लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो सामने हवा के जो कण हैं वो सामने आ जाएंगे और वो हमारे अंदर भी फैल करके इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी संक्रमण वायु बिंदु कणों के द्वारा होता है, छींकने द्वारा, वायु द्वारा, श्वास द्वारा, बात करने से इनका संक्रमण फैलता है या होता है। अगर बात करें लक्षण की, तो चूंकि जुकाम है तो जाहिर सी बात है इसमें जो लक्षण होंगे वो भी जुकाम वाले ही होंगे, जैसे कि सीने में दर्द होना, है ना, फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत करना, नाक का जो बहाव है वो ना रुकना, ये सब इसके लक्षण है, ठीक है ना। अब बात करेंगे रोकथाम एवं उपचार की, तो सबसे पहला इसका रोकथाम आप बहुत बेसिक देखो, घरेलू, मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंजा जितने भी जुकाम वगैरह है, आप मेरे ख्याल से हर बीमारी का फर्स्ट एड तो जानते ही होंगे। आपके घरों में हर बीमारी का फर्स्ट एड होता है कि आप, चलो अच्छा मान लीजिए आपको रात में बुखार आता है और सुबह तक आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, तो रात पर कैसे बीतेगी आपकी। तो रात बिताने के लिए आपके घर में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नॉलेज सभी को रहता है कि फर्स्ट एड क्या किया जाए, है ना। जुकाम है तो उसको कैसे बचा जाए, तो आप बहुत सारे गर्म पानी का शावर ले लेते, शावर का मतलब नहीं, उसकी भाप खींचना, जैसे उसमें झंडू बाम या विक्स डाल करके उसकी भाप लेना, दूध वगैरह में या गर्म पानी में हल्दी डाल के पीना, मतलब ढेर सारे उपाय हैं। अब हर क्षेत्र का, हर घर का अपना अलग अलग इलाज है, ठीक है ना। इसमें हम कोई पार्टिकुलर इलाज पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जो इंसान इस रोग से ग्रसित है तो अपने आप को पहली बात तो पर्सनली सुरक्षित करे, मतलब अपने आप को व्यक्तिगत सुरक्षा दे। साथ में अपने जो कपड़े वगैरह हैं, अगर वो चाहता कि ये बीमारी आपके घर में किसी को ना फैले, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, घर में भी फैल सकता है आपके, इसलिए वो अपने कपड़ों वगैरह का खुद ही इस्तेमाल करे और दूसरों को यूज करने ना दे, जैसे रुमाल है, तौलिया वगैरह उसके हो गए, है ना। नेक्स्ट है जैसे एक यूकेलिप्टस आता है, उसका तेल भी कपड़े में लगा करके उपचार किया जाता है ना। कुछ औषधियां, जैसे एक एमेंटाडीन औषध बड़ी पॉपुलर है, ये पूछी भी जाती है कि एमेंटाडीन औषध किस रोग में प्रयुक्त की जाती है, तो याद कर लीजिए अच्छे से, एमेंटाडीन औषध इन्फ्लुएंजा रोग में यूज की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हेडिंग वाइज हेडिंग समझ में आ रहा होगा। अब हर रोग में हेडिंग तो आपके पास इतनी ही रहेंगी, बस लिखने का काम सब में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, और ये आशा करते हैं कि ये नंबर आपको बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे, वो सस्ते नंबर है, ठीक है ना। आपको हर बीमारी का वायरस या जीवाणु जो कुछ भी है वो याद कर लीजिए, संक्रमण कैसे होता है, लक्षण कैसे, रोकथाम उपचार कैसे, ये सब, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं इन्फ्लुएंजा सभी को आया होगा। अब बात करते हैं चिकनगुनिया और डेंगू की। हमने इनको साथ में लिखा हुआ है, बस इनके देखो वायरस चेंज है, बाकी इनके फीचर सेम है, इनकी जो इलाज है वो भी सेम है, तो सब कुछ सेम है इनका, ठीक है ना। तो हम चाहे बात करें चिकनगुनिया की या तो डेंगू की, तो पहली बात ये वायरस से होने वाले बुखार है, और डेंगू को तो रीढ़ की हड्डी का भी बुखार कहा जाता है, ठीक है ना। हड्डी का बुखार कह सकते हो आप, हड्डी का बुखार किसको बोलते हैं, डेंगू को। ये दोनों के दोनों वायरसों के ही नाम है। तो जैसे पूछा जाए डेंगू किससे होता है, तो डेंगू वायरस से होता है, इसके लिए वायरस है। चिकनगुनिया वायरस से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग मेंशन कर देते हैं, कोई भी इसमें से, और बाकी की ये हेडिंग कॉमन रहने वाली है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे डेंगू की। तो डेंगू बोलो चाहे चिकनगुनिया, ये दोनों सेम लक्षण की चीजें हैं, बस थोड़े से डिफरेंट है इसमें। तो डेंगू का वायरस डेंगू वायरस, और चिकनगुनिया रोग का वायरस चिकनगुनिया, पर ये वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। अब बात करें अगर इसके संक्रमण की, तो ये फैला कैसे, तो इसके लिए एक मच्छर जिम्मेदार, नाम शायद सुना होगा सबने, एडीज एजिप्टाई, लिख देते हैं एक बार ताकि गड़बड़ ना हो, एडीज एजिप्टाई। और एक बात हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं जब हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे, कि कोई भी बीमारी हो अगर कोई मच्छर से फैल रही तो ऑलवेज मादा मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, मादा मच्छर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छर मांसाहारी होता है और जो नर मच्छर होता है वो शाकाहारी होता है। तो जब शाकाहारी मच्छर है, खून चूसेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है बीमारी भी नहीं फैलाएगा। इसका मतलब हमारे शरीर में जो मच्छरों द्वारा बीमारियां फैलती हैं उन्हें केवल और केवल मादा मच्छर फैलाता है। कौन सा मच्छर, तो आपने देखा होगा जितनी भी बीमारियां आपने मच्छर द्वारा फैली पड़ी होंगी, सब में एक चीज लिखा रहता है, मादा फला मच्छर, है ना।
तो डेंगू बुखार या चिकनगुनिया बुखार को फैलाने का काम कौन सा मच्छर करता है? तो नाम कंप्लीट बोला जाता है मादा एडीज इजिप्टाई। क्लियर हो गया ना ये? बहुत बढ़िया। ठीक, अब बात करेंगे इसके लक्षणों की। तो चूंकि बुखार है तो इसका लक्षण मैं अभी बताया ना, हड्डी का बुखार है। ये हड्डी का बुखार है तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर होगा एकदम से हाई कर देगा, कुछ टाइम बाद आपको फिर से आराम मिलेगी, फिर हाई कर देगा। और अगर इसके बात करें रोकथाम में उपचार की, तो सबसे कॉमन सेंस की बात बता दें आपको, जितनी भी बीमारियां मच्छरों से लेकर के होती है तो आप ऑलवेज याद रखना है कि अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है, उपचार करना है, तो सबसे पहले आप किसका उपचार कर दीजिए? मच्छर का। किसका उपचार कर दीजिए? मच्छर का। तो जहां पर आप लेटते हैं वहां पर मच्छर ना लगे, इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? जहां पर आप लेटते हैं वहां पर सामान बहुत कम होना चाहिए, है ना, जैसे कपड़े वगैरह हैं या अदर कोई सामान है वहां पर कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि मच्छर प्रजनन ना करने पाए, मच्छर वहां रुकने ना पाए, है ना। अगर मच्छर वहां रुक पा रहा है, प्रजनन कर पा रहा है, तो आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। आप दिन भर में मान लीजिए 100 मच्छर मारेंगे और वो प्रजनन की रफ्तार इतनी फास्ट होती है कि वो रात में 1000 मच्छर तैयार कर देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनका। इसलिए सबसे अच्छा जुगाड़ यही है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, दरवाजे और खिड़कियों में जो जाली उनका इस्तेमाल करें, और बेहतर सबसे अगर कोई नेचुरल तरीका है मच्छर से बचने का तो मेरे ख्याल से मच्छरदानी है। उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई तेल यूज करते हैं अपनी बॉडी पर, बॉडी लोशन भी आते हैं मच्छर वाले, मच्छर उससे नहीं काटता है पर त्वचा को तो नुकसान पहुंचेगा ना। आप मोर्टीन रूम में लगाते हैं, आप गुड नाइट लगाते हैं, तो उनकी जो स्मेल आती है, उनकी जो सुगंध आती है, वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आप मच्छर से तो बच जाएंगे पर अदर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, वो टीबी हो सकती है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति लगातार मोर्टीन का इस्तेमाल करता है या मच्छर वाला जो धुआं इस्तेमाल किया जाता है अगर उसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है, पूरे सीजन मान लीजिए कर रहा है, तो मे बी वो टीबी से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि वो बीड़ी और सिगरेट से भी खतरनाक एक प्रकार का धुआं है। जहरी तो है तब तक मच्छर भाग रहे हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो सबसे बढ़िया और सुरक्षित उपाय है नेचुरल, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो है मच्छरदानी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। और औषधि के रूप में यहाँ पर कहते हैं कि पैरासीटामोल का यूज, पैरासीटामोल और बाकी पैरासीटामोल के जितने भी फार्मूले से आते हैं, डोलो वगैरह जो भी है, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं डेंगू और चिकनगुनिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों के मच्छर सेम है, बाकी लक्षण और रोकथाम उपचार भी लगभग सेम है। ठीक है ना? चलिए इसे इरेज करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की, जिसका नाम है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। रेबीज कौन सी आफत है? तो इसके लिए एक नाम शायद और भी सुन रखा होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया तो आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता दें, ये वाला जो फोबिया वर्ड है ये इंग्लिश का रूट वर्ड है, और रूट वर्ड का बहुत सिंपल मतलब इसकी एक खास मीनिंग है। तो फोबिया वर्ड कहीं पर भी तुम्हें लिखा मिले तो उसका मतलब होता है डर लगना। फोबिया वर्ड का क्या मतलब होता है? डर लगना। और हर इंसान को कोई ना कोई डर जरूर होता है, जैसे पढ़ने का डर, कूदने का डर, हंसने का डर, रोने का डर। अब कोई इंसान जैसे मान लीजिए खुशी है, मतलब हैप्पीनेस है, तो कुछ इंसान को हंसने की भी फोबिया है कि वो खुल के हंस नहीं सकता, वो अगले पल ये सोचता है कि पता नहीं अगले क्षण दुखी ना हो जाए, प्रेजेंट का मजा नहीं ले पा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो फोबिया एक खतरनाक की चीज है। तो वैसे ही रेबीज को हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, वाटर, है ना। तो फोबिया मतलब डर लगना, हाइड्रो मतलब पानी से, है ना। तो ये एक ऐसी बीमारी, इसमें रोगी को पानी से डर लगता है। पानी से डर छोड़ो, पानी के बर्तन से भी डर लगता है। मान लो ग्लास, लोटा, बाल्टी तक देख ले तो भी पगला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इतना ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसकी जो यहाँ की पाइप होती है, मान लीजिए पानी अंदर जाने की, वो बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाती है, तो अंदर मतलब पानी जा ही नहीं पाता है। खाना तो दूर, पानी तक नहीं जा पाता अंदर। सोच के देखो कितनी बुरी हालत हो जाती है इसमें। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं संक्रमण की। तो अभी हमने पहले ही बताया था आपको ये वायरस से होने वाला रोग है, तो जाहिर सी बात है इसके वायरस का कोई ना कोई नाम होता होगा, बिल्कुल होता है। तो इसके वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। इन नामों को याद कर लीजिए बाबू, क्योंकि इंटर के बाद में भी आपको ये कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे। ठीक है ना? तो ये कौन से वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से। इसको उम्मीद करते हैं याद रहेगा, रेबीज, रैबिडो वायरस। ठीक है, ठीक। और संक्रमण इसका रैबिडो वायरस, साथ में ये कहां से होता है? तो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, इनकी लार में एक्चुअल में इनकी जो स्लाइवा होती है, लार होती है, कहते हैं पागल कुत्ता हो गया, पागल बिल्ली है, पागल बंदर है, उनकी लार में ये वाला वायरस पाया जाता है। और ये जब हमें काट लेता है तो ये इसका वायरस हम तक पहुंच जाता है। और इसके लक्षण इतने खतरनाक है कि इसका जो पथ है, लक्षण लिखने में, अंदर का जो पाइप है वो बहुत संकीर्ण हो जाता है। उसकी वजह से इंसान खाने की तो बात छोड़िए, आप पानी तक नहीं पी पाता है। पानी तक नहीं पी पाता, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से भी डर लगने लगता है। दूसरी खतरनाक चीज ये हो जाती है, अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं करवाते हैं, देन जो कुत्ता, बिल्ली या बंदर जो भी काटा, उसका जो प्रजनन दर है वो भी अंदर होने लगता है। तो मतलब अंदर जो
लक्षण है वो भी कुत्ता बिल्ली बंदर जैसे आपके अंदर क्रिएट होना शुरू कर देंगे। मतलब आप जब आवाज भी बोलेंगे, जैसे मान लो कुत्ते काटने से आपके फैला है, तो आवाज भी लगभग कुत्ते के भौंकने जैसी आएगी। तो सोचो कितनी खतरनाक लेवल की है। आप इंसान होकर के कुत्ते की तरह भौंकेंगे, सोच के देखिए आप एक बार, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं रोकथाम एवं उपचार की। तो रोकथाम एवं उपचार के लिए सबसे बेसिक पॉइंट तो ये है कि आप सोच के देखो कि गांव के जितने कुत्ते हैं सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगवाया जाए, सबको रेबीज मुक्त कराया जाए, तो ऐसा पॉसिबल कहाँ से हो पाएगा। इसलिए सरकार तो ये कहती है कि जितने भी पेट हैं, पेट का मतलब जितने भी पालतू आपके घर के कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी हैं, उनको रेबीज मुक्त करवाया जाए। आप सामुदायिक केंद्र पर जाकर के उसके इंजेक्शन लगवाइए और अपने कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी है उनको रेबीज मुक्त करिए, ताकि आपके घर में अगर किसी को ये काटता है, क्योंकि आपने कहानी सुन रखी होगी, रहीम या कहीं कबीर का कोई दोहा है, कुत्ता काटे और चाहे चाटे, काटे चाटे स्वान के दोहू भांति विपरीत, मतलब दोनों तरीके से आपका नुकसान ही होने वाला है। कुत्ता को काट ले तो भी दिक्कत है, चाट ले तो भी दिक्कत है। बात समझ में आ गई ना। पर जब वो खुद को चाटता है तो कहते हैं कि वो खुद के लिए समझो उसके लिए अमृत है ना। कुत्ता कहते हैं तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका जो सिर है उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कीड़े पड़ते हैं तो चाट चाट करके सब सही कर देता है। कहते हैं उसकी लार में कोई खास प्रकार का वायरस या जीवाणु पाया जाता है जो उसको उस बीमारी से निजात दिलाता है। पर कुत्ता तब मर जाता है जब उसका हेड में कीड़े पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसकी जबान वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना। अगला, रोकथाम और उपचार में अगर आपके काटता है तो आप तुरंत अपने CHC पर जाकर के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और इसके टीके लगवा लीजिए, जाकर के वैक्सीन लगवा लीजिए। और ये परमानेंट उपलब्ध रहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ऐसा नहीं कि आपको जाएंगे तो आप कहेगा कि कल आइए, नहीं, इसके टीके ऑलवेज CHC हो चाहे PHC हो, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर ऑलवेज उपलब्ध रहते हैं और इसके 6 टीके लगते हैं। कुछ साल पहले इसकी 14 खुराकें दी जाती थी, यानी रेबीज से बचने के लिए 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। अब 14 नहीं लगते, अब 6 ही लगते हैं। और आशा करते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जब केवल 1 या 2 इंजेक्शन लगेंगे, काम खत्म। ठीक है ना। सर और भी चीजें बताई जाती हैं कि आपको अगर कुत्ता काटता है तो उसकी पहचान भी कर सकते हैं कि वो पागल है या नहीं है। तो कहते हैं जो पागल कुत्ता वगैरह होता है वो दौड़ता बहुत है और किसी को भी काट लेता है, किसी को भी, मतलब पता लगा जानवर मिलेगा कोई, गाय भैंस कुछ भी, उसको भी काट लेगा, इंसान उसको भी काट लेगा, पर वो स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि वो खुद पागलों की तरह घूम रहा है। तो ऐसे में तो किताब वाले ये भी नेगेटिव पॉइंट लिख देते हैं कि ऐसे में उस कुत्ते को मार देना चाहिए, और मार भी देना उचित है। ठीक है ना, क्योंकि हम इंसानी नस्ल को तो एटलीस्ट बचा ही सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं रेबीज वाली पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी है टाइफाइड। अगली बीमारी का नाम क्या है? टाइफाइड। ये भी एक प्रकार का बुखार है, पर यह बुखार जीवाणु से होता है। अभी हमने बात करी चिकनगुनिया और डेंगू की, ये वायरस से होने वाले बुखार है। ये टाइफाइड जीवाणु से होने वाला बुखार, और इसको आंत का बुखार कहते हैं। किसका बुखार कहते हैं? आंत का बुखार कहते हैं। और इसका जो संक्रमण होता है वो दूषित भोजन जल वगैरह से होता है, और इसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है उसका भी नाम आप याद कर लीजिएगा, साल्मोनेला टाइफी। इन सभी नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, सब नंबर दिलाने वाले नाम है, आज नहीं तो भविष्य में। और अगर नहीं भी नंबर दिलाएंगे तो आपके भविष्य के लिए सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं एक बार और डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं, डॉक्टर से आप इलाज करवाते हैं, तो अगर आप, जैसे मान लो उसने कहा कि टाइफाइड आपको हो गया, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा ये इस जीवाणु की वजह से हुआ है या इसके ये लक्षण होते हैं, तो डॉक्टर को भी थोड़ा सा इंप्रेशन आता है, समझता है वो चीजों को कि आप भी समझदार हैं, है ना। वरना तो अगर आप इनको बिल्कुल ना पढ़ें तो डॉक्टर अगर आपको इलाज करा देगा, कोई भी दवा दे देगा, कोई भी बीमारी बता देगा, तो आप कैसे जान पाएंगे। इसलिए पढ़ लीजिए। मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं कि आप अच्छे नंबर लाएं बहुत ज्यादा, नहीं, अच्छे नंबर लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छे नंबर आप लाएंगे तो मेरे ख्याल से बस आपकी क्लास वाले आपको कहेंगे हाँ फला बच्चा टॉपर था, पर आप चीजों को अगर सीखते हैं तो यकीन करिए लाइफ में बहुत रोल अदा करेंगे। ठीक है ना। और लाइफ ही तो अच्छी होनी, यही तो शिक्षा का मतलब है ना। चलिए, तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से कौन सा भी रोग होता है? टाइफाइड से रिलेटेड टाइफी से। ठीक है ना। फैलता कैसे है? तो जो दूषित जल और भोजन वगैरह हम लोग खाते पीते हैं उसकी वजह से फैलता है। इसका मतलब साफ है कि इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए हमें पर्सनल सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं लक्षण की। तो एक्चुअल में इसका जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, ये मनुष्य की आंत में एज अ परपोसी रहता है, परजीवी के रूप में रहता है। परजीवी आप सभी जानते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसी से अपने आपको भोजन देते हैं और साथ में उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ठीक वैसी ही बात है कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना।
मतलब ये वाला जीवाणु मनुष्य की आंत में रहता है। एज अ परपोसी मतलब हम ही से भोजन ग्रहण करता है और बदले में हमारी आंत को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि परजीवी के रूप में रहता है। तो ये कभी कभी इस लेवल पे खतरनाक हो जाता है कि आंत का अल्सर बना देता है, यानी आंत की दीवार को, भित्ति को ही तोड़ देता है अंदर से, तो ब्लड आने लगता है, खूनी अल्सर इसको बोला जाता है। और इसकी बहुत बेसिक पहचान है, अगर आपको भविष्य में कभी टाइफाइड होता है तो हम आपको बहुत बेसिक पहचान बता दें कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपके जो डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस कर देगा और जो लेट्रिन है उसमें खूनी अल्सर बनने लगता है, मतलब खून आने लगता है, आंव टाइप आने लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी से ग्रसित है, टाइफाइड से, ठीक है ना। तो ये तो इसके हो गए लक्षण। अब बात करेंगे रोकथाम उपचार की। तो चूंकि ये दूषित जल और भोजन से फैला, तो जाहिर सी बात है कि सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड रोग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफाई, व्यक्तिगत सफाई करना। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, टीचर बताता है कि हाथ धुल के खाना खाइए, ये सब वो सब। तब ऐसा हमें नहीं पता होता था कि हाथ क्यों धुलवाया जा रहा है ना। वो तो तब हमें लगता था मिट्टी लगी इसलिए धो रहे हैं, पर यकीनन ये सत्य है कि ये जो जीवाणु वगैरह ये सब मिट्टी वगैरह दूषित जल भोजन वगैरह में आसपास पाए जाते हैं। हम लोग उधर खेल खाल के आते हैं और खाना उसी हाथ से खा लेते हैं, तो जीवाणु अंदर चला जाता है और वो अंदर ही पनप जाता है, विकसित हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि व्यक्तिगत सफाई करना है इसमें। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बेहतर है। और जितना हो सके सुरक्षित खाना खाइए और अच्छा पानी पीजिए, साफ एकदम, ठीक है। इसलिए बार बार जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों से कहते हैं कि जब आप नहीं जो आउटर रोड के किनारे वगैरह चाउमीन बतासा जो कुछ भी लगाते हैं वहां खाने को चलो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद खाते हैं, तो पानी एटलीस्ट कम से कम ना पिए, क्योंकि हर तरह का इंसान वहां आकर के पानी पीता है ना। अब कोई किसी हाल में आया, कोई किसी का हाल में आया, कोई दवा लेकर के आया, कोई मतलब हर तरह का आदमी आ रहा है। तो जब आप 20 रुपए का कुछ खा ही सकते हैं तो मेरे ख्याल से 5 रुपए का पानी भी लेकर के पी सकते हैं। और नहीं भी पियेंगे तो कोई आफत नहीं है यार, नल से चलाकर पी लीजिए, पर वो जो बाल्टी या ड्रम में पानी रखा हुआ मग्गा है उससे मत पीजिएगा, मेरा पर्सनल मानना है आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं टाइफाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप उधर देखते रहिएगा और एक एक करके निपटाते चलते हैं। अगला रोग है एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस, और उम्मीद करते हैं सबने पेट के कीड़े तो सुनी रखे होंगे, ये वाली बीमारी कहते नहीं पेट में कीड़े हो गए, तो पेट में कीड़े होने का ये रोग क्या कहलाता है, एस्कैरियोसिस। ये निमेटोडा के द्वारा होता है, किसके द्वारा, निमेटोडा के द्वारा। और उस निमेटोडा का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, और ये फेमस नाम है, ठीक है। कक्षा 9 कक्षा 11 सब में संग में पढ़ाया जाता है निमेटोडा में। नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस, इसकी तो पहचान भी पूछता है एग्जामिनर पेपर में कि नर और मादा एस्कैरिस की पहचान क्या है। तो आप हमेशा याद रखना है जो मादा एस्कैरिस होता है वो साइज में लंबी होती है, नर एस्कैरिस साइज में छोटा रहता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है बेटा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, क्वाइडस बोल सकते हो, क्वाइडिस बोल सकते हो। इसकी संख्या चूंकि हम लोगों की आंत में पाया जाता है, इसके जो अंडे वगैरह आंत में ही पाए जाते हैं क्योंकि आंत का परजीवी है हमारा ये, पर इसकी संख्या नॉर्मल रहती है। एटलीस्ट अगर आप स्वस्थ हाल में भी हैं तो भी इसके अंडे आपके शरीर में हैं, पर वो एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी आप प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। जब इनको अनुकूल अवस्था मिलेगी तो ये प्रजनन कर जाएंगे, इनके अंडे प्रजनन कर जाएंगे तो इनकी संख्या जो 50-100 के आसपास थी वो हजारों लाखों में जाने लगती है। और जब ये संख्या हजारों लाखों में जाने लगती है फिर आपके अंदर लक्षण उत्पन्न होंगे, कैसे, जैसे जी मितलाना, बहुत ज़्यादा थूक लगना, डायरिया की कंडीशन, वमन होना, वही जिसको वॉमिटिंग या उल्टी बोलते हैं, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देना शुरू करेंगे। और पेट आपका भरा भरा लगेगा, भूख बहुत कम लगती, भूख कैसे लगेगी यार, अब एक पेट ही तो है, उसमें खाना रख लो चाहे कीड़े रख लो, तो अगर पहले से वहां पर कीड़े उपलब्ध है तो फिर आप खाना कैसे खा सकते हैं, है ना। बात करेंगे रोकथाम उपचार की, तो रोकथाम एवं उपचार का बहुत बेसिक उपाय है कि आप अपनी पर्सनल स्वच्छता पर ध्यान दें, यानी व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान दें, साथ में अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरा पानी पिएं, और कुछ इसके लिए औषधियां भी आती हैं और गवर्नमेंट तो अस्पतालों में इनकी औषधियां एकदम फ्री देती है। आपने देखा होगा बिना कवर की एक टैबलेट आती है हॉस्पिटल में जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, और उम्मीद करते हैं हर बच्चे ने कभी ना कभी जरूर खाई होगी। आपके वहां जो ग्राम पंचायत लेवल पर आशा बहू होती है उनको गवर्नमेंट अस्पताल से एकदम ये दवाओं को फ्री में बांटती, ताकि कहती है कि गांव में सबको कम से कम एक एक खुराक सभी बच्चे गार्जियन तक पहुंचा दिया जाए। पर कई बार वो पहुंचा भी देती है अगर अच्छे नेचर की, अगर अच्छे नेचर की नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पड़ी रहती घर में, फेंक फाक दी जाती है इधर उधर।
तो एल्बेंडाजोल एज अ टॉफी खाई जाती है, अपने उम्मीद करते हैं खाई होगी। इसको नॉर्मल टैबलेट की तरह नहीं खाया जाता कि टैबलेट है बस पानी लिया और खा गए, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। एक्चुअल में इसे खाने का वो सिंपल रूल ये है कि आप शाम को खाना खाइए और खाना खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद इस टैबलेट को मुंह में रख लीजिए एज अ टॉफी। एकदम जबरदस्त मीठी लगती है, एंड आते आते थोड़ा सा स्वाद गड़बड़ लगता है पर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुंह में रख के खाई जाती है क्योंकि आपने देखा होगा मुहा इसी से होता है ना, इसी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की उपस्थिति के कारण हो जाता है। इसलिए उसको मुंह में रख के खाया जाता है ताकि मुंह में जो इसके निमेटोडा यानी जो क्रम रह गए हैं वो भी सब साथ में निपट जाए। बात समझ में आ गई ना। फिर इसका जो निमेटोडा है इसकी वजह से मर जाता है। इसकी जगह पर मार्केट में और भी औषधियां उपलब्ध है, जैसे आपने बैंडी प्लस पढ़ रखा होगा। बैंडी प्लस एक अच्छी टैबलेट है, 20 रुपए की आती है, एक बार खा लीजिए निपट जाएगा सब, यानी इस बीमारी से एकदम निजात पा जाएंगे आप। ठीक है, बैंडी प्लस, ठीक है ना। जेंटिल आती है, बहुत सारी औषधियां मार्केट में उपलब्ध हैं, पर इसका नाम स्पेशली इसलिए लिखा क्योंकि गवर्नमेंट इसको रिलीज करती है फ्री में एकदम, यानी हर गार्जियन तक पहुंचाई जाए। ठीक है, आपके जो स्कूल होते हैं उनमें भी दिया जाता है और जो गांव लेवल पे आशा बहुएं होती हैं, पहले काम आंगनबाड़ियां वगैरह करती थी, अब आशा बहू करती पर्सनल। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं एस्कैरिस में कोई दिक्कत नहीं होगी। एस्कैरियोसिस रोग बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी को एस्कैरिस्ता बोलते हैं, एस्कैरिस्ता। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है ना, कि कोई नई चीज आ गई, नई चीज नहीं वही है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलेरियोसिस की। फाइलेरियोसिस है, ये गलत लिख गया है। फाइलेरियोसिस भी क्रम से होने वाला रोग है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, रोग का नाम है फाइलेरियोसिस। इसको तुमने कई और नाम से सुना होगा, हाथी पाव, क्योंकि पेपर में कई बार यही नाम आ जाता है, हाथी पाव है या फील पाव है, ये सारे इसके नाम है। ठीक है, बस इनको याद कर लीजिएगा, चाहे फाइलेरियोसिस पूछा जाए, हाथी पाव पूछा जाए, चाहे फील पाव पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करें इसके संक्रमण की, तो एक मच्छर द्वारा होता है, और हमने पहले ही बताया था अगर मच्छर नाम आ जाए बीमारी फैलाने में तो ऑलवेज वो मादा मच्छर होगा, क्योंकि ये मांसाहारी होता है। और मच्छर का नाम क्या है, तो हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रजाति के मच्छर हैं। तो ये वाला मच्छर कौन सा है, मादा क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर है, मादा क्यूलेक्स। ठीक है ना। बात करें अगर इसके लक्षण की, तो लक्षण में खास बात यह है कि जो शरीर की लसिका ग्रंथियां वगैरह होती है उनमें गांठें जो होती वो और एक्स्ट्रा हो जाती है, उनमें पानी सा बनने लगता है, सूजन आने लगती है। और इसी के साथ यकृत है, प्लीहा है, अंडकोश है, ये भी एक्स्ट्रा फूलने लग जाते हैं। और खास करके इसमें जो पैर है वो तो फूल करके बहुत मोटा हो जाता है, और इतना मोटा कि वो हाथी जैसा लगने लगता है, बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए इसका एक और भी नाम रख दिया जाता है, हाथी पाव। ठीक है ना। अब बात करें रोकथाम और उपचार की, तो हमने अभी आपको पहले एक चीज बताई थी, अगर कोई बीमारी मच्छर से रिलेटेड है तो सबसे पहले किसको निपटाना है, मच्छर को, तभी आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो मच्छर से कैसे बच सकते हैं ये बात अभी बताई थी हमने। आप अपने आसपास सफाई रखिए, घर के आसपास पानी एकत्रित ना होने दीजिए ताकि मच्छर प्रजनन ना कर सकें। और अगर आपके घर के आसपास नाली वगैरह है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मच्छर की जो प्रजनन दर है वो लो हो सके, मतलब घट सके, कम हो सके, या मच्छर के मारे जा सके। समझ में आ गया ना। और सबसे बेहतर इलाज ये है कि आप हर मौसम में मच्छरदानी का यूज करें, और कपड़े अपना फुल पहन के लेट सकते हैं ताकि जितना कम हो सके मच्छर कम काटे आपको। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट सिफिलिस की। सिफिलिस एक खतरनाक रोग है जो कि बाइसेक्स फैलता है। ठीक है ना, और ये जीवाणु से होने वाला रोग है सिफिलिस। और किसी ना किसी मॉडल पेपर में ये जरूर आया था, मुझे अच्छे से याद है। इसका हिंदी नाम ये है सिफिलिस, हिंदी नाम उपदंश, हिंदी नाम उपदंश। ये एक जीवाणु से होने वाला रोग है जिसका नाम ये है ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। जीवाणु का नाम क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा। इसके जीवाणु का नाम ट्रेपोनीमा पैलिडम। और ये संक्रमण होता किसके द्वारा है, तो ये जीवाणु का नाम ये, और साथ में कैसे होता है, तो कह सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से, सहवास बनाने से, या कह लें क्वाइटस की क्रिया करने से, कॉपुलेशन भी बोलते हैं, और सिंपल बोलें तो सेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो इस रोग से ग्रसित इंसान है, अगर उसके साथ ऐसा सहवास संबंध किया जाता है, देन ये वाला जीवाणु उस स्वस्थ व्यक्ति पर भी अटैक कर देगा, और ये वाली बीमारी एक्साइट कर देगा उसमें। समझ में आ गया ना, इंसर्ट कर देगा कह सकते हैं। अगर बात करें इसके लक्षण की, तो लक्षण पढ़ने से पहले हमें यह आना चाहिए कि ये फैला हम तक कैसे। तो फैलने के लिए इसमें
जो नहीं बाह्य जननांगों में घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट वगैरह जैसे खरोच वगैरह लगी, उसके द्वारा ये फैल जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर बात करें इसके लक्षण की, तो लक्षण में एक्चुअल में जहां पर ये अटैक करता है वहां पर बैंगनी सा एक वृत्ताकार रिंग जैसा बन जाता है, जैसे दांत में नहीं बन जाता है, ठीक वैसा एक रिंग सा बन जाता है, वृत्ताकार छल्ला, और उसी से इसकी पहचान की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत कम सो करता है, जैसे 1 हफ्ते सो होगा, मतलब ये रोग 1 हफ्ते तक सो करेगा, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि ठीक हो गया है, और फिर कुछ दिन बाद सो कर जाएगा। यानी जो मनुष्य के बाह्य जननांग होते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन पर ये अटैक कर जाता है। ठीक है, उस पर रिंग जैसी संरचना दिखने लगती है, और उसकी वजह से काफी सारा नुकसान बाह्य जननांगों को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी हालत में आप डॉक्टर को तुरंत दिखवा लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल ऑर्गन रहते हैं, तो अब घर में भी आप नहीं बता पा रहे होंगे, है ना, तो कम से कम अपने डॉक्टर से ये चीजें बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ताकि जिसको जो जानकारी होगी वो अपना इलाज जरूर बताएगा आपको, है ना। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। बात करेंगे रोकथाम उपचार की, तो रोकथाम उपचार के लिए बहुत सिंपल कहानी ये है कि आप किसी भी दूषित व्यक्ति के साथ सहवास ना बनाएं, और सहवास अगर बनाते भी हैं तो एज अ प्रोटेक्शन यूज करके, समझ में, मतलब नॉर्मल नहीं, बात क्लियर होगी ना। तो ये एसटीडी रोग है, इनको कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी बाइसेक्स फैलने वाली बीमारियां हैं, सिफिलिस है, सुजाक है, एड्स है, हर्पीज है, मस्से हैं, ये सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और अगली बीमारी है टिटनेस। अगली बीमारी टिटनेस, ये भी खतरनाक रोग है, इसको लॉक जा के नाम से जानते हैं, जिसमें कहते हैं जबड़ा लॉक हो जाता है, लॉक जा, ठीक है। और भी बोलते हैं धनुष तंबाकार, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। तो टिटनेस, इसके लिए जो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से, और जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है ना। जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। उम्मीद करते हैं नाम याद रह जाएगा। अच्छा, इसका संक्रमण कैसे हुआ? तो संक्रमण इसका होता है, जैसे आप कहीं पर खेल रहे हैं तो मिट्टी नाखून से नहीं, नाखूनों से होती हुई मिट्टी जो अंदर चली जाती है, उसकी वजह से भी टिटनेस हो सकता है। कोई दूसरी लकड़ी मान लो आपके लग जाए, उसकी वजह से भी, जिसको ना कहते हैं फांस लग गई है, उसकी वजह से भी टिटनेस देखने को मिल सकता है। जंग लगा हुआ कोई लोहा अगर लग जाता है, सुई वगैरह लग जाती है, कोई भी लोहे का सामान लग जाता है, लोहा स्टील, उसकी वजह से भी आपको टिटनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसके लक्षण की, तो लक्षणों में कह सकते हैं कि जो शरीर के जितने भी ज्वाइंट हैं, जैसे ये वाला एक ज्वाइंट है ना, कब्जा संधि, जैसे ये वाले सब हैं, ये वाले हैं, ये वाले, जहां भी कुल मिला के शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं, जो पार्ट जहां से अंग जुड़े हुए हैं, उन सब में भीषण दर्द होने लगती है, अगर ये खतरनाक लेवल पर है तो, ठीक है। और अगर नॉर्मल लेवल पर है तो आप बहुत सिंपल ये कह सकते हैं कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जा करके टिटबैक के इंजेक्शन लगवा लीजिए, जिनमें से एक नाम बड़ा फेमस है एटीएस, है ना, एंटी टिटनेस सीरम करके बोल सकते हैं उसको। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो नवजात अवस्था में, जब वो 6 माह 9 माह के होते हैं, तो उनको तो टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है छोटे बच्चे हैं तो कहीं ना मिट्टी में खेलेंगे, कहीं कुछ भी तोड़ फोड़ देंगे, कहीं खुद उनके लग जाएगा, ऐसा सब करते रहते हैं। तो उसके लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन उन्होंने इजाद की थी, इसका नाम था ये DPT, और उम्मीद करते नाम याद होगा। डी का मतलब है डिप्थीरिया, ये 3 रोगों के लिए होता है ना। डी का मतलब डिप्थीरिया, और पी का मतलब है हुपिंग कफ, जिसे हिंदी में कहते हैं काली खांसी या कुकर खांसी के नाम से इसे जानते हैं, और टी फॉर टिटनेस, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए आप लोग। एक ये छोटे बच्चों में लगता है, ये उम्र दराज वालों में नहीं, वयस्क अवस्था में ये नहीं लगता। वयस्क अवस्था में तो एटीएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एटीएस का, एंटी टिटनेस सीरम इंजेक्शन का, और 10-15 रुपए का आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। तो अगर आपके कभी कोई लकड़ी वगैरह लग जाए, कोई लोहे वगैरह की सुई वगैरह लग जाए, कोई भी सामान लग जाए, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल पर चले जाइए, 10-15 रुपए का इंजेक्शन लगता है, आराम से लगवा लीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। सबसे खतरनाक चीज आपको बता देते हैं, ये वाला जो जीवाणु है वो दिन में बहुत एक्टिव रहता है, मतलब प्रकाश मिलते ही ये बहुत तेजी से काम करता है, अंधेरे में थोड़ा सा डल काम करता है, मतलब रात्रि के समय ये जीवाणु थोड़ा सा नम रहेगा, पर दिन के समय बड़ा तेजी से एक्टिव रहता है, इसलिए इस बीमारी को थोड़ा हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। और अगली चीज, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, मान लो नॉर्मल सीधी है, तो पर ये एकदम से टेढ़ी हो जाएगी, धनुष के आकार की हो जाती है। कैसे आकार की? धनुष के आकार में, एकदम टेढ़ी से ऐसे, तो इसको बोलते हैं धनुषाकार रोग या धनुस्तंबाकार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, धनुस्तंभ भी करके, तो वो अपना नाम देख लीजिएगा।
और इसमें चूंकि जो जॉइंट होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉक जा बोलते हैं। जा इसलिए बोलते थे कि जिसमें जैसे मुंह है, जैसे भयंकर आपको अंदर टिटनेस इजाद हो चुका है तो आपका मुंह भी नहीं खुलेगा, समझ में आ गया ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लॉक जा, यानी जबड़ा लॉक हो गया है। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे में सोचो आपकी हालत क्या होगी। तो बड़ा खतरनाक रोग है, ये बात याद रखनी है, टिटनेस। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं निमोनिया की। लास्ट के 3 रोग बचे, इनको भी देख लेते हैं। हमने हेडिंग मिटा दिया। यहाँ पर हेडिंग थी रोकथाम एवं उपचार। ठीक है। चलो अब बात करते हैं निमोनिया की। ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके जीवाणु का नाम तो तुमने सुना भी होगा, क्योंकि वैज्ञानिक था ग्रिफिथ, उसने तो इस पर प्रयोग भी कर रखा है ना, ये सिद्ध करने के लिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो नाम बोलो इसका क्या था। तो उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी भी कह सकते हो आप, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी इसी को कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। आप इसे डिप्लोकोकस निमोनी बोलो चाहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलो, ये याद रखना। ठीक है। और चूंकि निमोनिया तो जाहिर सी बात है फेफड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है। फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। तो इसके लक्षण भी जो होंगे वो फेफड़े से रिलेटेड होंगे, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना, सूजन आना फेफड़ों में, और जो नासिका है उसके जो अंदर की भीतरी छिद्र की दीवार है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सारे लक्षण है इसके। ठीक है। अब बात करेंगे रोकथाम उपचार की। तो रोकथाम उपचार के लिए कहते हैं कि बाहरी जो हवा है उसका बहुत कम से कम यूज हो, मतलब खुले में आप ऑक्सीजन ना ले, मतलब कोई जीवाणु वगैरह आपके अंदर बहुत तेजी से फैलने ना पाए, उसके लिए आप मास्क वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो औषधियां आती है प्रॉपर उनका इस्तेमाल तो करते ही रहना है। तो ये कहानी थी निमोनिया रोग की। अब बात करते हैं दाद की। इसकी बात करेंगे दाद की। दाद को देख लेते हैं। ये कवक से होने वाला रोग है। दाद ये कवक से होने वाला रोग है, फंगस जिसको बोलते हो, फफूंद जिसको बोलते हो। ठीक है ना। तो इसके लिए कवक कोई एक नहीं है, बहुत सारे नाम है, तो मैं एक आधे नाम इधर लिख देते हैं। कुछ वंशों के नाम लिखते हैं ना। ठीक है। ट्राइकोफाइटॉन, बस मुझे एक ही याद आ रहा है, चलो छोड़ो एक ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और भी लिखे होंगे और पढ़ लेना आप। तो ठीक। तो दाद कवक से होने वाला रोग है, और हमने एक वंश का नाम लिखा है ट्राइकोफाइटॉन। ये वंश का नाम है, इसकी जो जाति है वो सब किसको फैलाती है, दाद को। ये फैलता कैसे। तो जैसे नहीं आप देखते होंगे, जैसे गर्मियों में आप 1-2 दिन ना नहाए मान लो ऐसे, तो पसीना नहीं, जितने भी जॉइंट वाले स्थान होते हैं जैसे बगल हो गया है ना, ये सब जितने भी जहां ये वाले जैसे गावे टाइप के हो गए अंगुलियों के बीच, जहां पर पसीना रुक सकता है, जहां पर पसीना रुक जाता है वहां पर फंगस उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फंगस प्रकृति के अंदर बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करने वाला, ना तो हम पौधा कह सकते हैं इसको, ना ही जंतु कह सकते हैं। तो कवक एक अलग सीरीज है। अगर आपने 5 जगत पद्धति कभी पढ़ी हो, हिटकर ने दी थी, उसमें कवक को अलग रखा गया, ना तो पौधे में रखा गया ना ही जंतु में रखा गया है। ठीक है, इतना आप जानते होंगे। तो ट्राइकोफाइटॉन बड़ी तेजी से विकसित हो जाता है और वहां पर ये बड़ी खुजली वगैरह करने लगता है, इसलिए इसको खुजली भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और इसमें होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर एक रिंग जैसा बना देगा ऐसे, और ये डे बाई डे बढ़ता जाएगा। फिर ये यहाँ से उठ करके ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर के ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसे करके फैलता रहता है। ठीक है ना। इसको इसलिए हम रिंगवार्म या रिंगार्ड के नाम से जानते हैं, और इनकी दवाओं के भी यही नाम है। चेतों के लक्षण और रोकथाम उपचार में सिंपल सी बात है, चूंकि ये गंदगी से फैला तो जाहिर सी बात है साफ सफाई करना पड़ेगा, और इसकी वजह से भी फैल सकता है। जैसे आपके घर में जो पेट है, कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी आपने पाल रखा है, अगर आप उनको नहीं नहलाते हैं डेली, तो उनकी वजह से भी आपको ये रोग देखने को मिल सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपके वहां किसी को दाद है या आपके दाद है, तो ये आपसे दूसरे में फैल भी सकता है टच करने से। ठीक है। ऐसे में जैसे मान लीजिए आपको ही दांत खुजली हो गया, तो कम से कम दूसरे को टच ना करें, वरना उसको भी फैल जाएगा। ठीक है। पर कुछ तो ऐसे कल हमारे हैं तो इनके भी होना चाहिए, कल हम तो टच करेंगे। तो है भैया, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो ट्राइकोफाइटॉन एक वंश है जो दाद रोग के लिए जिम्मेदार है। रोकथाम उपचार के लिए अपनी साफ सफाई रखें, अपने आसपास के जो पेट वगैरह उनकी भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ठीक है ना। और उपचार में कुछ औषधियां हैं, जैसे रिंगवार्म है, रिंगार्ड है, इचगार्ड है, ये सब यूज की जाती हैं। बहुत सिंपल है, जहां पर दाद हुआ है उसको थोड़ा सा खुजली कीजिए, खुजली करने के बाद उस पर यहाँ से थोड़ा सा रब कर दीजिए, बस 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और कुछ बेसिक इलाज भी होते हैं जो गांव में यूज किए जाते हैं। एक पौधा आता है चिलवल के नाम से, जिसको चांदी भी बोलते हैं, इब्रिस अमारा उसका वैज्ञानिक नाम है, इब्रिस अमारा, याद कर लीजिएगा। कहते हैं कि जहां दाद है उसको थोड़ा सा खुजली कीजिए और चिलवल की पत्ती का जो रस आता है जूस, उस पर डाल दीजिए। थोड़ा सा लगता जरूर है पर ठीक जरूर कर देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। समझ में आ गया ना। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाले रोग की, जिसका नाम है क्षय रोग। इसको तुम और भी एक नाम से जानते हो, जिसे तुम टीबी बोलते हो। क्या बोलते हो? टीबी। और भी इसके नाम है तपेदिक, और शॉर्टकट में इसको टीबी बोल देते हैं। टीबी सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके जीवाणु का नाम ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। और ये दंडाकार जीवाणु है, मतलब छड़ के आकार का जीवाणु है। और जो टिटनेस का जीवाणु होता है वो गुंबद के जैसा होता है, जो नहीं गुंबद जैसे बनाया, जैसे क्लब शेप्ड। तो ये कैसा जीवाणु है? दंडाकार या कहले छड़ के आकार का जीवाणु है। नाम बोलो ट्यूबरकुलोसिस। किस रोग के लिए जिम्मेदार है? क्षय रोग, तपेदिक, या आपकी भाषा में उसको टीबी बोलते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं टीबी का कोई ना कोई तो मरीज देखा ही होगा, तुमने देखा होगा तो फीचर तो आपको अच्छे से याद ही होंगे। चलो निपटा देते हैं इसे। संक्रमण इसका कैसे होता है? तो संक्रमण इसका होता है वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति जिसके टीबी है, अगर आप उससे बात करते हैं, उसके आसपास बैठते हैं, तो वायु के द्वारा उसका जो जीवाणु है वो तुम तक पहुंच करके तुम्हें भी टीबी की बीमारी में बदल देगा, मतलब आपके भी टीबी हो जाएगा। टीबी शुरुआत में कैसे हुआ होगा किसी व्यक्ति को? तो सिंपल है, कहते हैं कि अगर आपको खांसी और जुकाम बन गया है ना, और खांसी और जुकाम बन गया और आप उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, और वो खांसी 1-2 हफ्ते से लेकर के महीनों तक पुरानी हो गई है, तो वही खांसी फिर धीरे धीरे किस बीमारी का रूप ले लेती है? टीबी का। इसलिए कहते हैं जुकाम अगर हो जाए तो पहले हफ्ते अगर इलाज ना भी कराओ तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। नॉर्मल बात है, क्योंकि एवरेज जब मौसम चेंज होता है तो जुकाम बनना तो कंपलसरी, सभी को बन ही जाता है। तो अगर आप 1 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रहे तो आपको पर्सनल इलाज करवा लेना चाहिए, व्यक्तिगत राय है मेरी ये, ठीक है ना। वरना आप किसके शिकार हो सकते हैं? टीबी के। और अगर आप टीबी के शिकार एक बार हो जाते हैं तो शायद आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई टीबी का शिकार हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पर्सनल तो घर में ही रहेंगे, है ना, और आप या तो फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, मतलब अपने आप को एकदम अलग कर लेंगे, तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। वरना अगर आप सभी से घुल मिल के रहना चाहते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आप इसका इलाज जरूर करा लें, ठीक है ना। हालांकि शुरुआत में ये बहुत खतरनाक लेवल का रोग हुआ करता था, पर अब उतना खतरनाक नहीं है, मतलब इसका इलाज भी पॉसिबल है और बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे लक्षण की। तो लक्षण में इसके श्वास आती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है तो श्वास का मरीज हो जाता है धीरे धीरे। फेफड़े की दिक्कत आ जाएगी, इसका जो वजन है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, खाना पीना उतना चल नहीं पाएगा, शरीर का वजन एकदम तेजी से गिर जाएगा। और कहते नहीं दुबला पतला अगर कोई इंसान होगा तो गांव में कह भी देते हैं टीबी हो गई है क्या, टीबी का मरीज है ये, तो कह देते हैं, क्योंकि टीबी में ऐसा ही होता है, क्योंकि इंसान का बिल्कुल शरीर निपट जाता है, एकदम निपटने पे ही आ जाता है। तो ये इसके हो गए लक्षण, ठीक है। बात करें रोकथाम उपचार की, तो रोकथाम उपचार के लिए सबसे बेसिक काम ये है कि जिस इंसान को ये है उसको आइसोलेट किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, और बाहरी वायुमंडल में ज्यादातर उसको हस्तक्षेप ना करने दें, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से 10+ जो बीमारियां हैं और वो आपने पढ़ी होंगी, पढ़ा तो आपने पहले से भी होगा, रिवीजन हमने कर दिया है और चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि आप सब ने खूब मेहनत करी हमारे लिए, अगर हमने आपके लिए थोड़ी मेहनत करी तो आपने भी मेरे लिए मेहनत करी है, और चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। चैनल पर 1040 सब्सक्राइबर हैं और मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी वो भी वेल कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अगले सेशन से बोर्ड लगवाएंगे, थोड़ी मेहनत और करेंगे, फिर आगे की तरक्की की राह पकड़ ली जाएगी, ठीक है ना। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, बस ऐसे ही हम आपके लिए निरंतर मेहनत जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।